अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल राइटर अमीर राना की तरफ से खुश आमदीद। ये न्यूज़ फ्यूज़ का पार्ट 6 है और उम्मीद है कि आज ये पार्ट न्यूज़ फ्यूज़ का ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद अगले प्रोग्राम में हम कोई और स्क्रिप्ट उठा लेंगे और उस पर हम काम करेंगे। तो पार्ट 6 में ये हमने पार्ट 5 जो ख़त्म हुआ था कि उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो सब चौंक कर वो न्यूज़ सुन रहे और देख रहे होते हैं। तो वो न्यूज़ क्या है, मज़ीद वक्त को हम ज़ाया करें, हम इसको शुरू करते हैं जनाब। न्यूज़, ये न्यूज़ 10 दिसंबर 2018 को नशर हुई थी। 2018 10 दिसंबर को, यानी एक साल पहले की खबर थी। वो पीर का दिन था और तमाम चैनल इसको दिखा रहे थे, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध असेंबली की मेंबर नफीसा शाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरहमी से हुकूमत और नेब को खरी खरी सुना रही थी कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत और नेब इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी केस बना रहे हैं। तो पहली बार नेब ने बिलावल जरदारी के ऊपर केस कोई बनाया था, तो इसके ऊपर वो बरहम होके वो कह रही थी। इसमें वो बिलावल का डिफेंस कर रही है इस न्यूज़ में। इस मीडिया टॉक का न्यूज़ फ्यूज़ कुछ इस तरह होगा कि नफीसा शाह के मतलब अगर ये कॉपीराइट का मसला ना होता और वो दिखाया जा सके तो नफीसा की वो वीडियो दिखाई जाए और वॉइस ओवर किसी और खातून की होगी जो को आर्टिस्ट होगी और वो उसको बोलेगी। वो इसका न्यूज़ का हमने तो उलट बनाया हुआ है। क्या है वो, क्या है कि तस्वीर नफीसा शाह की वो बिलावल का डिफेंस कर रही है और उसको हमने अपने अंदाज में एक तंजिया और मज़ाया अंदाज में इसको लिखा है। तो वो आप सुन लीजिए। वॉइस ओवर चलेगी, नफीसा शाह की तस्वीर लगी हुई कि वो ये बयान दे रही है। ये 10 दिसंबर 2018 रोज़ पीर को तमाम चैनल में ये नशर हुई थी। आप अगर पुरानी क्लिप निकाल के देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये 10 दिसंबर 2018 बरोज़ पीर, ठीक है जी। अब ये वो चल रही है, अब वो वॉइस ओवर चल रही है और वो कह रही है हुकूमत और नेब पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। वो दोनों पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेने के लिए इस कदर गिर चुके हैं कि वो अब बेचारे मासूम बच्चे बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी केस बना रहे हैं। नेब ने इस मासूम बच्चे बिलावल को तलब कर रखा है। ये मासूम बच्चा बिलावल अभी तक अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की उंगली पकड़कर चल रहा है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, इसे अभी ठीक से चलना भी नहीं आया। बिलावल मासूम बच्चा बेहद खौफजदा बच्चा है, अकेले कौमी असम्बली में आ भी नहीं सकता, इसलिए 40-50 पार्टी के पुराने पापी इसके साथ होते हैं। यह मासूम बच्चा अकेले गाड़ी में कहीं जाता भी नहीं। अगर कहीं जाना भी होता है तो इसकी गाड़ी के आगे पीछे 100-150 गाड़ियां होती हैं। यह मासूम बच्चा बिन माँ का बच्चा है। वजीर आजम इमरान खान को चाहिए वो अपनी बेगम बुशरा बीबी को कहें कि वो इस मासूम बिन माँ के बच्चे को गोद ले लें, इस पर ममता भरा शफकत का हाथ रखें। वजीर आजम उसे छोटा वजीर आजम बना दे ताकि नाबालिग और मासूम बच्चा कुछ सीख सके। मेरी आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से ये इल्तिमास है कि वो खुद कुछ ना खाएं, मगर इस मासूम बच्चे पर तरस जरूर खाएं। हमें तो खुद कुछ ना खाएं भले, लेकिन इस बच्चे पे तरस तो खाएं। ये क्लिप यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये जब क्लिप ख़त्म हो जाता है तो इस पर फिर मुकद्दर साहब और वो कहते हैं, अब वो बिलावल साहब आज इस वक्त 2020 के जनवरी में, ये 2018 दिसंबर था, तो तकरीबन ये 13 महीने हो गए इस बात को, ठीक है सर। तो 13 महीने पहले बिल्कुल ऐसा ही मामला था, अभी भी है, लेकिन अभी बिलावल साहब थोड़ा मेच्योर हो गए हैं, काफ़ी वो अच्छी स्पीच भी करने लगे हैं, इनकी गुफ्तगू में भी कुछ फ़र्क आ गया है। तो बहुत माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के लोगों से और स्पेशली बिलावल साहब से कि कोई हमारा मकसद आपकी वो नहीं है बेइज्जती करना,
एक तंजो मज़ा की एक चीज़ें होती हैं, हम इसको पेश करते हैं तो बहुत माजरत के साथ। और ये 50-50 प्रोग्राम में भी चीज़ें दिखाते रहते हैं, बहुत सी दिखाते हैं। इंडिया में तो बहुत आज़ादी है हमारे यहाँ, और दूसरे मुल्कों में भी बहुत आज़ादी, वो तो अपने वाइस प्रेसिडेंट के भी सब बना लेते हैं। ये आपने देखा होगा हम सब उम्मीद से प्रोग्राम चलता था, उसमें भी ये तंज वगैरह सब दिखाते थे। और ये जो और अभी खबरनाक चल रहा है, और दूसरे एक प्रोग्राम और भी चल रहा है आप चैनल से भी, इकबाल साहब जो हैं उसके, तो वो लोग भी दिखाते हैं। तो हमने भी कुछ छोटी मोटी बात कह दी है, तो इसमें बुरा लगाने की बात नहीं है, इसको एक मज़ाया अंदाज में लें के वो करें। अब तो वो खैर बहुत अच्छे हो गए, ये मैंने बात इस मस्का लगाने के लिए नहीं कही है कि, लेकिन मेरा जो हकीकत है वो तो बयान करनी पड़ती है। तो ये जो न्यूज़ फ्यूज़ था, इसका ये आज ये आखिरी पार्ट था, 6 यानी 6 पार्ट में ये हमारा स्क्रिप्ट, पायलट स्क्रिप्ट था, छोटा स्क्रिप्ट था, 6 इसमें पार्ट में ख़त्म हो गया, 6ठे मैच ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जब ये क्लिप ख़त्म हो गया, तो अभी इस प्रोग्राम की तफसील ये थी कि इस पर आगे लिखा कि अब इस पर मुकद्दर और लाचार साहब तबसरा करेंगे वो अपने तौर पे। अच्छा, इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जुमले जो उस दौर में थे, मुझे क्यों निकाला, बड़ा मशहूर हुआ था, मुझे क्यों निकाला, फिर मुझे अंदर क्यों डाला, जब जेल में गए तो अंदर क्यों डाला, ये मशहूर हुआ था। ठीक है, शहबाज शरीफ का अशार, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, हबीब जालिब साहब के जो अशार वो पेश करते थे, उसको हम मज़े अंदाज में उनके उसमें लिखने का एक इरादा था कि अगर ये काम आ जाता हमारे पास या मिल जाता है या उसको हम आगे स्क्रिप्ट को लिखने, तो ये इसमें चीता ये पायलट स्क्रिप्ट है। अब इस फॉर्मेट को पसंद करते हैं तो हफ्ते के 2 स्क्रिप्ट हम लिख कर दे सकते थे, उस वक्त मैंने बात की थी, अभी भी लिख सकते हैं, अभी भी कोई साहब मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं इसके ये पायलट स्क्रिप्ट आपको लिख के दे सकते हैं, हमको ऐसी इसमें बात नहीं है। लेकिन ये कि न्यूज़ फ्यूज़ का ये हमारा ये मुकम्मल हो गया है। अभी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं इस बात को, तो मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे, मैं इस प्रोग्राम के अंदर सबसे अहम बात ये है कि एज ए राइटर आपको राइटिंग के टिप्स वगैरह, यानी इसकी जो मालूमात आपको चाहिए वो आपको मुहैया की जाएगी, बताया जाएगा। आपको सवाल करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए रब्ता करें, फेसबुक के ज़रिए रब्ता करें, लिंक्डइन के ज़रिए रब्ता करें, ट्विटर पे रब्ता कर लें, और इसके अलावा आप ये यूट्यूब पे चैनल राइटर अमीन राना के कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे रब्ता करके अपने सवाल इसमें डाल सकते हैं। तो मैं फौरन ही अगले प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब दे के दूंगा। और इसके अलावा अलग से भी प्रोग्राम हम करेंगे स्क्रिप्ट के हवाले से भी, कहानी के हवाले से भी। कहानी असल में कैसे लिखी जाती है इसके बारे में बहुत सारे लोग, वैसे भी मैं जब हम दोस्तों वगैरह में बैठते हैं या कहीं जाते हैं तकारीब में, तो लोग पूछते हैं यार कहानी बनाई कैसे जाती है, हमसे कहानी सोची नहीं जाती। तो मैं एक छोटी सी आपको बात करूं कि आपको पता है, मैं आप खुद हैं तो आपकी एक कहानी है, आपके बहन भाई है उनकी की कहानी है, आपके वालिद वालदा उनकी कहानी है, वो भी कहानी है अपनी जगह पे, आपके अजीज अकारीब रिश्तेदार हैं वो उनकी कहानियाँ हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपके वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो दोस्त अहबाब हैं उनकी सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं, यानी हर आदमी की एक अलग कहानी है। अगर आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको पता है उसमें आपको दर्द भी मिलेगा, इसमें हंसी भी आएगी, आपको कॉमेडी भी होगी, और तंज भी होगा, और दुख भी होगा, और किसी के हवाले से आप देखेंगे हर आदमी को ये लगता है जैसे मैं सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, लेकिन जब किसी और का वो दुख देखते हैं तो वो उसको तसल्ली होनी चाहिए कि मुझसे ज़्यादा दुखी लोग भी मौजूद है। तो कोई नाबीना है, कोई हाथ पैर से माजूर है, कोई बीमारी में मुब्तला है, तो ये सब की कहानियाँ हैं। दुनिया के अंदर 7-7.5 अरब अफराद रहते हैं, तो 7-7.5 अरब कहानियाँ मौजूद हैं। तो आप तलाश करेंगे तो आपको कहानियां नजर आ जाएंगी। कुछ ना करें, आपको पहली बार कुछ लिखना है तो आप अपनी कहानी लिखें। आप अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करें, जब आपने होश संभाला, जब से आपने होश संभाला तो आप अपनी लिखना शुरू करें। एक रजिस्टर ले लें या एक छोटी कॉपी ले लें, उसमें आप अपनी कहानी लिखना शुरू करें। जैसे मैं अपने तौर पे बताता हूँ कि मैं मोहम्मद अमीन राना, तो मैं जब मतलब होश में आया तो मैंने उस वक्त मुझे पता चला स्कूल की मेरी लाइफ थी, तो स्कूल की लाइफ के बारे में मैंने लिखना है। मेरी वालिदा मतलब वालिद का इंतकाल हो चुका था बचपन में, तो वालिदा ने मुझे मतलब पढ़ाया, आगे बढ़ाया था। वो
घर के काम करके अपना सिलाई कढ़ाई वगैरह करके वो करती थी इनकम वगैरह। मेरी नानी थी, मैं उनके नानी के पास रहता था, मेरी वालदा भी थी, मेरी खालाएँ थी, सब ने मुझे प्यार दिया, सब ने मुझे आगे बढ़ाया। तो एक मेरी कहानी है, दुख भरी भी है, अच्छी हालात भी हुए। फिर मैं 7th क्लास से मैंने फिर जॉब भी की, काम भी शुरू किया। उसी दौरान मुझे कुछ लिखने का भी शौक हुआ, उसकी भी एक पूरी डिटेल है इस क्लिप में, तो पूरी नहीं हो सकेगी, तो फिर हम इस पर शेयर करेंगे। 1977-78 में मैंने पहली बार एक चीज़ लिखी थी स्टेज के हवाले से, स्कूल के लिए, तो वो लिखी। फिर 1979 में लिखा, फिर 80 में एक बेहतरीन ड्रामा, स्टेज ड्रामा लिखा था मैंने, वो बड़ा कामयाब हुआ था। फिर इसके बाद सिलसिला चला, रेडियो पे भी लिखा, स्टेज के लिए बहुत लिखा, स्टेज के लिए बहुत काम किया, करता चले गए। फिर 88 के बाद थोड़ा ब्रेक आया। फिर 1990 में एक प्रोग्राम हमने किया था, मेमन कल्चरल शो। मैं मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लबो लहजे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं मेमन बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, जेतपुर जमात से मेरा है मेमन के। तो मेमनी ड्रामे बहुत उस ज़माने में हो रहे होते थे, वो करते थे हम लोग। फिर मेमन कल्चरल शो मैंने किया 90 में, फिर 93 में किया कल्चरल शो। फिर इसके बाद एक गैप आ गया, फिर 2006 में एक कल्चरल शो किया था, उसको मैंने लिखा भी था, और उसमें मतलब कुछ काम भी हमने किए थे सब मिल के, दोस्तों वगैरह ने, काफ़ी हमारी एक टीम हो गई थी। फिर इसके बाद एक गैप आया। 2012 में मुझे कुछ बीमारियां लाग हो गई, शुगर और ब्लड प्रेशर की, तो मैं काम के इतने काबिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने घर में बैठ के दोबारा, मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप लिखने का काम दोबारा शुरू करें। अब जब मैंने शुरू किया तो बहुत गैप आ चुका था, वो जो ताल्लुकात के जो लोग थे वो आगे पीछे कहीं हो गए थे, तो नहीं, नए सिरे से 2012 से मैंने तो की। तो 17 में जाके कुछ मेरे टीवी के प्रोग्राम मेरे ऑन ईयर हुए थे, और इसके बाद ये सिलसिला चला था। तो ये अपनी कहानी मैंने आपको बताया था, ये कहानी है। तो इस तरह आप अपनी कहानी लिखें, और फिर आप इसको दोबारा इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको नई चीज़ें आएंगी, उसको ऐड करते जाएं। इस तरह आप कहानी लिखने का फन सीखेंगे, और मुझसे रब्ता कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह इसमें आपको मजीद आपकी रहनुमाई भी, जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है अपने उस्तादों से, वो आपके इल्म में ले आऊँगा, आपके तक पहुँचाऊँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और याद रखिएगा चैनल राइटर अमीन राना को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्त बाप तक इस बात को पहुँचाइएगा। अगले प्रोग्राम कि मैं कोई नई स्क्रिप्ट के साथ मैं आपके सामने आऊँगा इंशाल्लाह, और नया एक पार्ट होगा, नई चीज़ होगी, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।